अच्छा जी। चैप्टर 3 पे कौन है जी? हेलो। अस्सलाम वालेकुम सायरा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वास्ता। सर चैप्टर नंबर 3 मेरा है। अच्छा आपका है, ठीक है। नाम बताइएगा प्लीज। सायरा। नहीं नहीं, चैप्टर का नाम। अच्छा सॉरी, मैंने कहा शायद मेरा। सर, इस्लामिक स्टेट और अ कलेक्शन ऑफ एथनिक ग्रुप्स फ्रॉम वन पार्टीशन टू द नेक्स्ट। इस्लामिक इस्लामिक स्टेट। स्टेट और हाँ। अ कलेक्शन ऑफ एथनिक ग्रुप्स। और कलेक्शन ऑफ एथनिक। ग्रुप्स। ठीक है जी सारा, प्लीज। जी सर, जैसा कि तंजीला ने बताया और बहुत अच्छे से बताया कि लाहौर रेजोल्यूशन में क्या क्या हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान बनी थी सर, उस पे क्वेश्चन ये था कि वो वाकई इस्लामिक स्टेट थी या फिर वो कोई कलेक्शन थी एथनिक ग्रुप की। लेकिन जैसे कायदे आजम ने 1940s के मिड से प्लान करना शुरू किया था और प्रेजेंट भी कर रहे थे कि जो स्टेट बनेगी वो बिल्कुल फेडरल होगी, उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी। लेकिन जैसे जैसे बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में होती है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में होती है प्रोविंशियल असेंबली ऑटोनॉमी, इसी तरह पाकिस्तान में भी होगी। लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंस हुई, पाकिस्तान आजाद हुआ अगस्त 1947 में सर, उसके फौरन ही बाद कायदे को जब गवर्नर जनरल बना दिया गया और प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली का, तो उन्होंने अपनी अप्रोच फौरन से बदल ली। मतलब सडन से एक चेंज आया, क्योंकि वो फेडरल की बात करते थे कि स्टेट फेडरल होगी, लेकिन जैसे ही गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पॉइंट ही शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स आयशा यूनिटरी स्टेट। आयशा जलाल जो है ना, ठीक है, जी भी प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है। ठीक है। तो उनका भी ये जी जी थोड़ा क्रिटिकली कहती हैं कि मतलब आप पार्लियामेंट्री सिस्टम बना रहे हो, ठीक है, जी। और और आपने उसको शुरू किया है एज अ फेडरेशन एंड एज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड जिन्नाज चॉइस ऑफ चूजिंग द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द यस। प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। जी जी और एनी title which is actually resonates or is अपना linked with the parliamentary democracy instead of the governor general। ठीक जी है। सर। तो भी इसको बड़ा थोड़ा क्रिटिकली देखती हैं कि ये इट वाज अ। जी जी सर, बिल्कुल। ये जो सडन शिफ्ट आया था ना, वो बहुत अजीब रहा, जिसने हाँ बंगालीज को एक्चुअली फोर्स करना शुरू किया कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है। मतलब बिल्कुल। उन्हें अपना ही फैसला गलत लगने लग गया था कि हमने क्यों वेस्ट पाकिस्तान को चूज कर लिया ना। तो सर, इसमें जैसे ही लाहौर रेजोल्यूशन में अमेंडमेंट स्टार्ट हो गई। अब अमेंडमेंट क्या थी कि कोई भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी, कोई सोवरेनिटी नहीं मिलेगी प्रोविंसेस को। अब ये जब लाहौर रेजोल्यूशन में अमेंडमेंट हो रही थी ना सर, इसको किसी भी पार्टी ने, किसी प्रोविंस ने, इवन बंगालीज ने भी इसको नोटिस नहीं किया था। जो एक प्रोविजन हुई थी दिल्ली रेजोल्यूशन की, उसमें ये बात हुई कि जो कॉन्स्टिट्यूट सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट होगी ना, उसमें बंगाल, असम जो होंगे वो नॉर्थ ईस्ट जोन में चले जाएंगे, और जो हम्म, पंजाब होगा वो नॉर्थ वेस्ट में चला जाएगा। लेकिन जो फ्रंटियर प्रोविंस है, सिंध है और बलूचिस्तान है, वो भी नॉर्थ वेस्ट जोन में चले जाते हैं। अब ये हम्म, जो न्यू अप्रोच आई थी कि प्रोविंसेस को कोई भी अटॉनमी नहीं मिलेगी, उन्हें कोई सॉवरेनिटी नहीं मिलेगी सर, इसने टेंशन क्रिएट कर दी बिटवीन लीडर्स, नेशनल और रीजनल लीडर्स के दरमियान में एक टेंशन क्रिएट हो गई, हम्म, जिससे टू डाइवर्जिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिएट हो गया। एक आ गए पॉलिटिकल लीडर्स आ गए, और एक आगे मुस्लिम लीग लीडर्स। अब सर, ये पॉलिटिकल लीडर्स कौन थे? ये वो थे जो कि फेडरलिज्म को फेवर करते थे और बात करते थे कि मुल्क में जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो अपनी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रोविंसेस में होता है। लेकिन जो मुस्लिम लीडर्स थे वो टोटली प्रमोट कर रहे थे इस्लाम को, लेकिन उनके साथ एक और फैक्टर था उर्दू का। सर, हम्म, उर्दू को वो एज अ नेशनल लैंग्वेज फैक्टर के तौर पे ले रहे थे, और वो उनकी बात ये थी कि अगर उर्दू नेशनल लैंग्वेज रहेगी तो ये इंटीग्रेशन क्रिएट करती है, जो कि यूनिटरी स्टेट के लिए बड़े ज्यादा काम करती है। लेकिन पाकिस्तान का तो जो कॉन्सेप्ट था वो फेडरलिज्म पे था। अब जैसे ही पावर आ गई तो एथनो लिंग्विस्टिक डिवीजन आ अब गई इस तरह। आपको एक चीज हम पोल साइंस की क्लास में डिस्कस करते होते हैं जी कि जी पाकिस्तान अफेयर्स जब आप पढ़ते हो बगैर पोल साइंस पढ़े हुए, तो जी ठीक है, जी। आप कोई किताब पढ़ के उसका रटा तर्जुमा करके जो भी है वो कर लेते हो। ठीक है। हम्म। लेकिन
अभी जब आप फॉर एग्जांपल आई नो यू एंड मेनी पीपल हेयर के जिनका पोल साइंस पहले पढ़ा हुआ है, जी उनको जी सर। इतना आसान है यहाँ से 15 किस्म की तरजीहात बनाना, अपने आर्ग्यूमेंट डेवलप करना, व्हेन यू इवन अंडरस्टैंड द ओनली वन टर्म एंड दैट इज फेडरेशन, यूनिटरी सिस्टम। फेडरलिज्म, एग्जैक्टली सर। यूनिटरी। ठीक है। तो वो जो उस दिन शायद आप लोगों के साथ, हाँ आप ही की क्लास में डिस्कशन हो रही थी ना, कि बच्चे पूछ रहे थे कि जी हम लेके तो फेडरेशन आए, हाँ फेडरेशन वाले टॉपिक में हमारी डिस्कशन हो रही थी कि लेके तो हम फेडरेशन आए, ठीक है, लेकिन हमारी जो पॉलिसी थी ना उस फेडरेशन को चलाने की, ठीक है, दैट वाज मोर ऑफ अ यूनिटरी। एंड उसके लिए ये जो आप लैंग्वेज की बात करने लगे हो, इसको लिख लीजिए, ये इसको कहते हैं हम कल्चरल एसिमिलेशन। ओके सर। ठीक है ना, कि वन नेशन वन लैंग्वेज ना, ठीक है, तो जी वो सर बिल्कुल। शोइंग सम फेडरलिस्ट कैरेक्टर्स, ठीक है, कि जिसमें हम जो बंगाली है या बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं, वी जस्ट ट्राई टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दैट, ठीक है, वी फोकस्ड ऑन और एक एक उसको कह लें कि आर्टिफिशियली जो स्टेट ड्रिवन एक पॉलिसी थी टू इंटीग्रेट द नेशन इन द नेम ऑफ वन नेशन और नेशनल यूनिटी। जी। जी सर जी, ओके ठीक हो गया सर। सर यही फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं सका ना, लाइक उसको 10 years लग गए ऑलमोस्ट, वो इसी वजह से ही था क्योंकि प्रोविंसेस के दरमियान में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, कोई अच्छा, जैसे ये बंगाली याद थे वो बिल्कुल। रखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के, ये लास्ट ईयर गालिबन सवाल आया है कि 47 से लेकर उसने 56 या 58 तक जो है, वो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई हैं या जो क्राइसिस क्रिएट हुए हैं, उस पर सवाल एक आया है। अब आई एम जी नॉट जी श्योर सर। कि अभी इस साल आया है या इससे मुराद पिछले साल आया है या उससे पिछले साल आया है। सर लास्ट ईयर आया था ये क्वेश्चन। लास्ट ईयर है ये, तो ये उस हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जी सर। सर 10 years लग गए पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली को एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो उससे ये पता चला कि जो दो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं ना पाकिस्तान में, वो थे बेसिकली मुहाजिर और पंजाबीज। और मुहाजिर कौन थे? वो लोग थे जो कि न्यूली पाकिस्तान में आए थे आफ्टर पार्टीशन, वो हम्म, पाकिस्तान में माइग्रेट किए थे। और पंजाबीज वो थे जिन्होंने, मतलब उनका तो इम्पोज ही सेंट्रलाइज था ना। तो हम्म, इसका रिजल्ट सिर्फ ये निकला, मतलब हमने मुहाजिर और पंजाबीज को ही पूरा पाकिस्तान कंसिडर करने दिया। उनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि हमें बाद में स्वेयर जो फॉल आया था ढाका का, उसको फेस करना पड़ा, क्योंकि बांग्लादेश को तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं था कि मुहाजिर और पंजाबी सब उन पे पहले हिंदू कर रहे थे ब्रिटिश हम्म, के साथ। तो उसके बाद पाकिस्तान में ये जो दो ग्रुप्स थे, और ये काफी डोमिनेंट ग्रुप थे, क्योंकि जो मुहाजिर थे वो भी अरिस्टोक्रेसी क्लास से ही ताल्लुक रखते थे और बड़े इंटेलेक्चुअल लोग थे। तो हम्म, इन्होंने आके ना डोमिनेशन शुरू कर दी। फिर जिन्ना ने क्या किया सर, उसके बाद ये हुआ था कि जिन्ना क्योंकि प्रोविंशियलिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे, ईस्ट पाकिस्तान में गए। उन्होंने हम्म, कहा कि ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने एक स्पीच की बकायदा, उसमें उन्होंने बताया कि वो एक्चुअली फेवर कर रहे थे उर्दू लैंग्वेज को। हम्म, जिन्ना जो थे, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में जाके एक स्पीच की और उसमें उन्होंने बताया कि कोई भी अनइक्वल शेयर नहीं होगा, ना ही डेमोग्राफिक और ना ही इकोनॉमिक और मिलिट्री टर्म्स में भी कोई भी अनइक्वल शेयर नहीं दिया जाएगा, शेयर ऑफ इक्वल रिसोर्सेज दिया जाएगा। हम्म, और लेकिन उर्दू की उन्होंने ये बात की थी कि बंगाली या कोई अदर लैंग्वेज जैसे बलोचिस थी या पंजाबी थी, वो स्टेट लैंग्वेज नहीं होगी। खालिस प्योरली जो उर्दू है वो नेशनल लैंग्वेज ही होगी, और इस पे कोई और डिस्कशन नहीं की जाएगी। जो कि बाद में बांग्लादेश के जो बंगालीज थे उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बंगालीज जो थे वो बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान में थे, और वो सर तादाद में बहुत ज्यादा थे। अगर वेस्ट पाकिस्तान को पूरा मिला दिया जाता फिर भी हम्म, ईस्ट पाकिस्तान में वो लोग ज्यादा थे। और उनका एक राइट भी था कि अगर हम ज्यादा हैं तो फिर हमारी लैंग्वेज को ही नेशनल लैंग्वेज करार दिया जाए। लेकिन कायद आजम ने उनकी ये बात तो खैर बिल्कुल भी नहीं मानी। लेकिन अब जो माइग्रेंट स्टेट आई थी उसमें सर मोहम्मद वसीम जो हैं, उनका एक्सप्रेशन ये आता है कि पाकिस्तान को तो हमने वर्चुअली बनाया गया था उसके लिए, फेडरलिज्म के लिए, लेकिन इन्होंने आके बिल्कुल ही अपना सिनेरियो चेंज कर लिया, जिसकी वजह से सर उनके खिलाफ भी बातें चलती रही। क्योंकि नेहरू भी काफी ज्यादा रिलक्टेंट थे कि पाकिस्तान के पास तो शेयर जाए ही ना, वो तो शुरू से ही नहीं चाह रहे थे कि बंगाल जो है उसकी पार्टीशन हो और वो पाकिस्तान के हिस्से में जाए। नेहरू का तो ये पॉइंट था। लेकिन उसके बाद सर ये हुआ, क्योंकि नेहरू जो जो थे वो अखंड इंडिया की बात करते थे, वो कहते थे इंडिया को डिवाइड नहीं करना। वो तो हम्म। पाकिस्तान की भी इंडिपेंडेंस के खिलाफ थे, मतलब वो चाहते थे कि वो उसी में ही रहे एज अ माइनॉरिटी। ये लेकिन बेसिकली खैर।
थ्योरी है, वन नेशन थ्योरी इसको बोलते हैं। जी सर, वन नेशन थ्योरी। जी, हमारे तो चल रहा है ना टू नेशन थ्योरी पे। जी जी सर। अच्छा जी, चले। जी सर, क्योंकि बंगालीज अब बिल्कुल ही एक कमजोर सी वो बन गए हुए थे, वल्नरेबिलिटी वो वाली फीलिंग उनको आ रही थी, क्योंकि उनको ना आर्मी में रैंक्स मिल रहे थे, ना उनको कोई सिविल पोजीशन मिल रही थी। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा वेस्ट पाकिस्तान ने जो अनजस्टिस किया वो बंगालीज के साथ ये था कि वो काम तो कर रहे थे, वो एज अ वर्कर्स काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी हाईएस्ट पोस्ट सिविल सर्विसेज में या आर्मी रैंक्स में कुछ भी नहीं दी जा रही थी, जो कि एक बहुत ही सैड फीलिंग थी उनके लिए। और सर फिर उसके बाद ना आते हैं अयूब खान, जो कि उस टाइम पे जनरल ऑफिसर कमांडर थे इन चार्ज ऑफ पाकिस्तान आर्मी इन ईस्ट ईस्ट बंगाल। और उनका क्या, इंडिया का एम ये था कि वो तो पाकिस्तान को क्रिपल करना चाहती थी, लेकिन फिर ये हुआ कि जैसे ही अयूब खान आते हैं सर, जस्ट अ मिनट सर। हम्म। जी सर। अब जैसे ही पाकिस्तान बना और अयूब खान आने वाले हैं, उससे पहले सर 1 अप्रैल 1948 को न्यू दिल्ली ने क्या किया, उन्हें पता था कि वॉर ऑफ कश्मीर तो हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वॉर जो थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो थी कश्मीर वॉर, जो कि 1948 में हुई थी। सर उसका रिजल्ट ये निकला, क्योंकि पाकिस्तान ने तो कश्मीर को हार चुके थे वो लोग, उस टाइम तक वो इंडिया के पास ज्यादा पोर्शन जा चुका था। और 1 अप्रैल 1948 को न्यू दिल्ली ने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान का जो इरिगेशन केनाल्स थी ना, उनके थ्रू रास्ता बंद कर दिया, पानी की सप्लाई बंद होती गई, जिसको फिर बाद में सेटल करने की कोशिश की इंडस वाटर ट्रीटी से, जो कि 19 सितंबर 1960 में हुई थी। लेकिन सर ये इतनी कोई फुली सेटल्ड नहीं थी, इसने बाद में बड़े मसले क्रिएट करते रहे थे। लेकिन दिसंबर 1949 में क्या हुआ था, पाकिस्तान की जो करेंसी थी वो उसको डी वैल्यू करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया कि वो अपनी करेंसी को डी वैल्यू कभी भी नहीं करेंगे। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक्सपोर्ट बंद कर दी, और मेनली एक्सपोर्ट किसकी बंद की थी, कोल की थी। तो और इसका भी बहुत ज्यादा जो कि मसला सॉल्व करने की कोशिश की थ्रू ट्रेड एग्रीमेंट इन 1951, लेकिन सर उसका भी कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि इस ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ये दोनों मुल्क कभी भी एक अच्छे ट्रेड पार्टनर्स नहीं बन सके थे, कि जिस तरह का होना चाहिए था। तो उसके बाद सर इसमें एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, स्टिल बोर्न फेडरलिज्म एंड द अनरिजॉल्व एथनो लिंग्विस्टिक इशू। ठीक सर है। इसमें ये बात करते हैं कि जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो तो स्टिल बॉर्न था, वो तो बिल्कुल शुरू में ही पता चल गया कि ये तो डेड हो गया है। हम्म। ठीक है। और यहाँ पे एक जो इशू था वो था एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप, एथनिक ग्रुप्स के दरमियान में आ गया था, जो कि अनरिजॉल्व था, उसको कोई भी रिजॉल्व नहीं कर पाया था। तो जिन्ना ने अपनी अप्रोच क्या की, उन्होंने अपनी लैंग्वेज की तरफ गए, तो उन्होंने कहा स्टेट लैंग्वेज जो है वो उर्दू ही होगी, उसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं होगी। और जो भी स्टेट लैंग्वेज को निगेट करता है, जैसे बंगाली तो मान ही नहीं रहे थे ना, अगर वो कहते हैं कि अगर आप इसको निगेट करते हैं, और या जो लोग आपको पुश कर रहे हैं इसको निगेट करने के लिए, तो वो तो प्योरली एनिमी है पाकिस्तान के, क्योंकि विदाउट स्टेट, विदाउट वन नेशन वन लैंग्वेज, कोई भी स्टेट जो है वो इंटीग्रेशन की तरफ जा ही नहीं सकती। लेकिन उसके बाद फिर जिन्ना की जो स्पीच थी इनकरेज करने की बंगालियों को, उन्होंने कहा कि देखें जो उर्दू है वो कोई ना पंजाब की जुबान है, ना बलूचिस्तान की, ना सिंध की, ना केपीके की, ये तो खालिस्तान एक स्टेट लैंग्वेज है। इसलिए बंगाली भी इस बात को समझ लें कि उर्दू किसी भी प्रोविंस को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो बल्कि स्टेट लैंग्वेज है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। और किसी हद तक सर बंगालीज मान भी गए थे इस बात से ना, कि ठीक है। लेकिन जो उनके साथ इनजस्टिस होता रहा वो शेयरिंग का था, और उसके बाद जितना भी रेवेन्यू का कलेक्शन था वो सारा ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान में जाता था। मतलब ईस्ट पाकिस्तान लिटरेसी में भी बहुत पीछे रह गया, और पोजीशंस भी उन्हें कोई भी नहीं मिल रही थी। तो लियाकत अली खान ने 1945 में कहा था कि पाकिस्तान जो है, अगर कोई पाकिस्तान को एज अ लेबोरेटरी यूज करता है तो उसके लिए क्या है, वो हमारे पास उसको वो कहते हैं कि एथनिक ग्रुप्स की जो कंप्राइजिंग है ना पाकिस्तान में, वो होगी। और पाकिस्तान बंगालीज जो हैं वो फर्स्ट टारगेट थी जिना की। और उन्होंने एक स्पीच की कोयटा में जाके कि हम सबको प्राउडली बताना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये किसी हद तक बात समझ भी आई थी। लेकिन सर उसके बाद जो पाकिस्तान में इंडिया एक्ट चल रहा था 1935 का, क्योंकि वो प्योरली फेडरलिस्ट भी था और वो ऑटोनॉमी देता था प्रोविंसेस को,
और सेंटर उसमें जो थे ना सर, इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करके ना पाकिस्तान में यही चलाते गए। और इसमें अमेंडमेंट जो की थी ना वो ये थी कि सेंटर में जो चार्ज था ना वो 55 सब्जेक्ट्स जो थे वो सेंटर को दिए गए थे, और प्रोविंशियल लिस्ट में 54 और कंकरेंट लिस्ट में 36 आइटम्स डाले गए थे। लेकिन अब ये जो अमेंडमेंट थी इसके खिलाफ भी बंगाली थे। बंगाली ने कहा कि हम तो इस बात को तस्लीम ही नहीं करते कि आप इसको प्योरली सेंट्रलाइज्ड कर दें, कि सेंटर के पास इतनी ज्यादा पावर दे दी है सर। इसी से एक बात आती थी कि जो मुजीबुर रहमान साहब थे ना वो प्योरली अवामी लीग के ही थे, और अवामी लीग के बाद में वो लीडर बन गए, और उन्होंने ही बंगालीज के खिलाफ उनके हक में आवाज उठाई थी, और उन्होंने अपने 6 पॉइंट्स दिए थे। और उन 6 पॉइंट्स का ही मेन एजेंडा यही था सर कि, जस्ट अ मिनट सर, उन 6 पॉइंट्स का जो एजेंडा था उन्होंने कहा था कि हमें पहली बात कि जो फेडरलिज्म है, फेडरेशन है, वो ट्रू सेंस में चाहिए, पार्लियामेंटेरी डेमोक्रेसी चाहिए, और फेडरल जो सेंटर है हमारा पाकिस्तान का सेंटर है उसके पास सिर्फ मेनली 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए, एक होना चाहिए डिफेंस और दूसरा होना चाहिए फॉरेन अफेयर्स। और बाकी जो है जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो जाते हैं प्रोविंसेस के पास, और हर प्रोविंस अपनी अपनी। और सर इसी इन्हीं पॉइंट्स में उन्होंने ये बात की थी कि बंगालीज और बाकी जितने भी प्रोविंसेस हैं वो अपनी अपनी करेंसी भी लॉन्च करे, कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करेगा किसी भी मामले में, रेवेन्यू अपना अपना जनरेट करेंगे, और रेवेन्यू जो है वो अपने अपने ही सूबों में लगेगा। लेकिन क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान में तो इतने कोई रिसोर्सेज थे ही नहीं, कि सारा जूट और वो जितनी भी हमारी क्रॉप्स का था, मेनली जो हमारी जीडीपी का प्रोपोर्शन था वो तो बन ही उसमें रहा था ईस्ट पाकिस्तान में। इसलिए उन्हें भी अच्छी तरह पता था कि मुजीबुर रहमान जो बात कर रहे हैं उनको काबिल कबूल तो नहीं कर सकते, लेकिन वो सिर्फ बंगालियों को ही सपोर्ट कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि पावर ऑफ जो टैक्सेशन है ना वो रहेगी तो उसके पास ही, प्रोविंसेस के पास, लेकिन उसका कुछ शेयर जो है वो हम स्टेट को देंगे, यानी हम सेंटर में भेजेंगे, और वो पूरे मुल्क के लिए काम करेगा। और हर विंग अपनी अपनी करेंसी और ट्रेड और करेंसी रिजर्व्स को मैनेज करेगा, और ईस्ट पाकिस्तान जो है उसमें पार्लियामेंटेरी फोर्स आएगी। वो मेनली बात करते थे कि आप इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम ही बनाएं, एज ये नहीं कि आप इसको प्रेसिडेंशियल करें। लेकिन क्योंकि अयूब खान ऑलरेडी काम कर रहे थे, अयूब खान के दौर को गोल्डन एरा भी बोलते हैं, बेसिकली वो गोल्डन एरा सिर्फ इसलिए बोला जाता था कि ईस्ट पाकिस्तान में वर्किंग हो रही थी और पाकिस्तान की जीडीपी बहुत हद तक ऊपर जा चुकी हुई थी, लेकिन वो वेस्ट अब पाकिस्तान में इसमें नहीं थी। इसमें इसमें आप लोगों को मेरी एक छोटी सी हम्बल सजेशन है, सब लोगों को, कि जी अगर सर। आप लोगों को समझ आ रही है इंपॉर्टेंस, ये जो अभी चैप्टर डिस्कस हो रहा है, ये सेंटर प्रोविंस रिलेशन, यस सर। फेडरलिज्म, ठीक है, ये ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान जो सेपरेशन है, ठीक है, उसका, और उसके बाद जो क्या कहते हो आप, पाकिस्तान की जो अभी के करंट इश्यूज हैं जो नेशनलिज्म को लेकर या नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर ये सवाल आता है, इस दफा भी आया है सवाल, ठीक है। जी सर। यहाँ मेरी अब कुछ सजेशन है कि एक बुक है, इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी, सर बाय अकबर जैदी। अकबर जैदी, जी जी सर। जी, इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी बाय अकबर जैदी। अब वहां से सिर्फ कुछ नहीं करना, ये मेरा ख्याल सॉफ्ट में अवेलेबल है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जी ये सर मेरे पास है, मैं शेयर कर देती हूँ। ये प्लीज मेरे साथ कीजिएगा शेयर, ये हम बच्चों के साथ जी शेयर, जरूर। क्योंकि अभी दौर जिस तरह का आ गया, अब किताब बताना उस्ताद का काम नहीं, किताब प्रोवाइड करना भी उस्ताद का काम है, ठीक है। जी सर। हाँ, तो इसमें से ना सिर्फ 2 to 3 पेजेस या 4 पेजेस, लंबा काम नहीं डालना, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है, अयूब की जो पॉलिसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, ठीक है सर। जिसको हम प्राइमरीली जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ताबीर करते हैं ना, यस सर। ताकि वो जो ग्रोथ श्रोथ वाला सारा वो सीन है ना, जी जी, वो भी आपको समझ आ जाए। फिर उनकी जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, ग्रीन जो ग्रीन रेवोल्यूशन सर। ग्रीन रेवोल्यूशन है, वो भी समझ में आ जाए। और अगर कल को जो है वो क्वेश्चन आ जाता है इसी पर्टिकुलर इरा के ऊपर, यानी कि अयूब इरा के ऊपर, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्रिस्टोफर जेफन लॉर्ड की जो बुक है वहां से भी मटेरियल आ गया, और यहां से भी मटेरियल आ गया, ठीक है। और साथ ही मैं यहाँ रिकमेंड करूंगा कि ये वाली किताब तो सब बच्चे पढ़ते ही हो आप लोग,
अब जरा हमारे कहने पे उसको मुख्तलिफ तरीके से पढ़ लो, टाइम बचा रहे हैं आपका, कि आप यहाँ से सिर्फ 4 पेजेस पढ़ ले। हामिद अली खान की जो किताब है ना, क्या नाम है अपना, सर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो जी सर। 4 पेजेस पढ़ लीजिए। अयूब की कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम थी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 62 का जो आइन है ना, वो वैसे भी हमारे सिलेबस का भी पार्ट है, पोल साइंस का, ठीक है। और वो हम पढ़ते भी रहते हैं। तो यहां से आप वो भी पढ़ लेंगे ना, तो ये आपके जो मिसिंग लिंक्स हैं इस किताब के अंदर, वो पूरे हो जाएंगे। जी आगे जी चलिए। जी सर, उसके बाद क्योंकि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था सर, उसको तो एब्रोगेट कर दिया गया था जैसे ही मार्शल लगा, अयूब खान आए, उन्होंने उसको एब्रोगेट किया। फिर उन्होंने पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को देखते हुए 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। और वो सर, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना, उसमें कोई वो यूनिटरी सिस्टम पे था, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था बेसिकली। वो क्योंकि खुद एज अ प्रेसिडेंट ही आए थे मार्शल लगाकर, तो सर उन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी खत्म कर दी। वन यूनिट स्कीम सर इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें बंगालीज को बड़ा इख्तलाफ था। वन यूनिट स्कीम में क्या इन्होंने किया था कि वेस्ट पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंसेस हैं, जो कि आज पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं, इन सबको एक किया, उनको वन यूनिट बनाया। और ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ उसको यूज करने के लिए कि अब वो भी नंबर में ज्यादा हैं, और वो और ईस्ट पाकिस्तान ऑलमोस्ट फिर इक्वल हो गए थे जब सारे प्रोविंसेस वेस्ट पाकिस्तान के मिल गए थे, तो वो ईस्ट पाकिस्तान के तकरीबन इक्वल आ गए थे। तो सर इन्होंने पैरिटी क्रिएट करने की कोशिश की थी अयूब खान ने 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान में। और बंगालीज को उन्होंने बैलेंस ऑफ पावर देने की बात की थी, लेकिन ये सिर्फ बात की थी और हुआ कुछ भी नहीं था। जिसके बाद मुजीबुर रहमान ने वो अपने 6 पॉइंट्स दिए थे सर। इसमें एक और चेंज ये आया था कि जो वन यूनिट स्कीम के अकॉर्डिंग ही उन्होंने बात की थी कि अगर ये बंगालीज को, क्योंकि ये बंगालीज को इतनी ज्यादा इफेक्ट कर रही थी कि अगर आईसीएस जो इंडियन सिविल सर्विस थी ना, उसमें अगर 95 सीट्स है ना, उसमें सिर्फ वन या दो, एक या दो, इससे ज्यादा कोई सीट बंगालीज को नहीं मिल रही थी। बाकी जितनी भी 93 और 94 सीट्स थी, वो सारी की सारी वेस्ट पाकिस्तान में जा रही थी। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान जितनी भी थी, वो भी वेस्ट पाकिस्तान में ही, वेस्ट पाकिस्तान में वर्किंग पे थी। उसके बाद 20 पोस्ट जो थी ना, वो इन्होंने मेरिट पे रखी थी। वो ईस्ट पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान दोनों में से कोई भी आ सकता था, लेकिन 40% जो ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान को दी, और इसी तरह 40% वेस्ट पाकिस्तान को दी थी। और बंगालीज ने इसके खिलाफ बहुत ज्यादा, और बंगालीज को इन्होंने मेनली क्या अपॉइंट किया, जो बंगालीज पढ़े लिखे थे उनको ये अपॉइंट किया कि वो एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर काम करेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ ढाका को ही वो जवाबदेह होंगे। इसके बाद सर इन्होंने 1959 में इन्होंने ये किया था कि जो 9.6% बंगालीज जो थे ना, जैसे अगर टोटल 3532 सीट्स है ना, उनमें से 349 सीट जो थी हायर सिविल सर्वेंट्स की, वो बंगालीज को अलॉट की थी। तो बंगालीज यहाँ पे सर आहिस्ता आहिस्ता ये क्रिएट होने लग गया, उनका भी ग्राउंड सेट होता गया कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं चल सकते। उनको बड़ी जल्दी ये चीज की समझ आ गई थी, क्योंकि अयूब खान के बाद जुल्फकार अली भुट्टो साहब आ रहे थे। जुल्फकार अली भुट्टो भी बिल्कुल वेस्ट पाकिस्तान के पंजाब से ही थे, और वो भी बंगालीज को एज अ ऊपर आते हुए नहीं देख पा रहे थे, तो उन्होंने भी बंगाली की कोई भी मदद नहीं की। लेकिन अयूब खान ने फिर आहिस्ता 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 उन्होंने ग्रेजुअली क्या किया, उन्होंने स्टेप बैक करना शुरू किया। और उन्होंने कमांडर इन चीफ थे उस टाइम पे याहिया खान सर, उनको गवर्नमेंट उनके हैंड ओवर की, और खुद वो साइड पे हो गए। अब याहिया खान ने एक अच्छा काम ये किया था कि उन्होंने आते ही 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसको एब्रोगेट कर दिया, और उन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया। अब 1970 में क्या हुआ, मार्शल लॉ खान, वो जो हमारे याहिया खान है, उन्होंने ही एक लीग फ्रेमवर्क ऑर्डर उन्होंने, जो वन यूनिट स्कीम के खिलाफ बनाया था ना, वो एक अच्छा काम था। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बनाया था सर, और वो वन यूनिट स्कीम को अबॉलिश करता था। उन्होंने कहा था कोई वन यूनिट स्कीम नहीं होगी। और फिर उन्होंने दोबारा से इलेक्शन कराए। उन्होंने उन इलेक्शन का ये हुआ था कि वहां पे जो ईस्ट पाकिस्तान थे, वहां पे मेजोरिटी जो सीट्स थी, वो मेजोरिटी नहीं सर, सारी की सारी सीट्स वो ईस्ट पाकिस्तान में बंगालीज ने जीती थी। कोई एक भी सीट वेस्ट पाकिस्तान में नहीं गई थी। इसी तरह सर जो इलेक्शन हुए थे, उसमें वेस्ट पाकिस्तान की जो सीट्स थी ना, उनमें कोई भी बंगाली नहीं आया था। और
बंगालीज क्योंकि बिल्कुल ही इस बात पे थे कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, तो इंडिया ने भी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर दी। इंडियन आर्मी ने क्या किया, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के बॉर्डर्स को ईस्ट पाकिस्तान की साइड से सर उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। बंगालीज को उनको बहुत ज्यादा उकसाने लग गए थे कि आप 1 यूनिट स्कीम के खिलाफ ही और ये सब। तो फिर फाइनली सर ये हुआ कि 16 दिसंबर को क्या हुआ था, 16 दिसंबर 1971 को सर इन्होंने एक वॉर ही कह सकते हैं, सिविल वॉर इसको बोलेंगे, पाकिस्तान में एक सिविल वॉर लड़ी गई, जिसके नतीजे में बंगाल बांग्लादेश के तौर पर अलग हो गया। और सर इसमें सबसे ज्यादा ये हुआ था कि बहुत ज्यादा किलिंग हुई थी, मैस किलिंग हुई थी, लेकिन मुल्क उन्होंने बना लिया था। और इसके बाद सर फिर पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता लेसन्स मिलने लग गए कि 1971 का जो वाकया था, फॉल ऑफ बंगाल ढाका जो था, उससे पाकिस्तान ने ये सबक सीखा कि यूनिटरी सिस्टम तो यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी काम नहीं करेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, वो प्योरली पार्लियामेंटेरी बनाया, उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी, क्योंकि बंगालीज का मसला तो सॉल्व हो गया, वो अलग हो गई। इसके बाद 1971 के बाद सर बलूचिस्तान और उसके बाद केपी वालों ने, पंजाबीज ने, सिंधीज ने, सर उनके भी जो एथनिक ग्रुप्स थे ना, उन्होंने भी आवाज उठानी शुरू कर दी। इस चीज को कर्व करने के लिए 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें सारी प्रोविंसेस की जो लीडर्स थे उनको बुलाया गया, उनके ही हतमी कॉपरेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, जिसमें टोटल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की और वो दी भी गई बाद में। उसको ही आज तक हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिससे बाद में सर ये अगले चैप्टर में ही जाके बताएंगे कि उसमें अमेंडमेंट कैसे हुई, तो ये सब था। सर ये था टोटल चैप्टर नंबर 3। ठीक है, ठीक है, वेल डन। थैंक थैंक यू यू सर। जी, थैंक यू वेरी मच। तो वी आर डन विद द 3 चैप्टर्स। ठीक है, तो टारगेट तो हमारा 5 चैप्टर्स का था, लेकिन चूंकि ये एक हमारा स्टूडेंट्स का भी फर्स्ट एक्सपोजर है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो डिस्कशन है वो इट टेक्स अ टाइम। ठीक है, तो इंशाल्लाह विल हैव अनदर मीटिंग। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि चले ज़्यादा नहीं तो मिनिमम मैक्सिमम 3 मीटिंग्स में ये हमारी बुक खत्म हो जाए, लाइक वी आर डन विद द 3 चैप्टर्स। तो इंशाल्लाह वी विल हैव another session with minimum 4 chapters and then we'll have another 4 chapters। ठीक है जी, तो आई होप कि यू गाइस हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब आप मैं इसको ये नहीं कहता कि पाक अफेयर्स तैयार हो गई है, बट अब आप पढ़ना शुरू करें, यानी कि अब आप जब व्हेन यू विल ज्वाइन सम टीचर और यू स्टार्ट रीडिंग बाय योरसेल्फ, तो एक मेंटल जो क्लैरिटी है और वो एक जो बड़ी पिक्चर है वो पहले क्लियर है। ठीक है, और इसके अंदर से कोई हमने 3 चैप्टर्स की अगर बात करें तो वी हैव द मटेरियल ऑफ काइंड ऑफ 6 to 7 क्वेश्चन। अगर हम इनको 20-20 नंबर के सवालों पे सीएसएस के हिसाब से सोचे, पीएमएस के हिसाब से, तो वी कैन कलेक्ट द 6 to 7 क्वेश्चन आउट ऑफ दीज 3 चैप्टर्स। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड टू द होल पीपल हु वर प्रेजेंट थ्रू आउट द क्लास। ठीक है, आप लोगों को ज्यादा अप्रिशिएट है बिकॉज सिटिंग फॉर लाइक 3 hours में भी। ठीक है, यस, probably 2 hours and 45 minutes। ठीक है, तो इट्स नेवर एन इजी जॉब। ठीक है, तो वेल डन। ठीक है, और इंशाल्लाह सी यू। थैंक यू जी, थैंक यू।